अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असदरीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शराजी साहब। बात करेंगे हिज़्ब इख्तिलाफ की 11 सियासी जमातों की सियासी इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हवाले से। अब उनके बयानिए का एक हिस्सा ये ज़रूर रहा है कि इस्तीफ़े शायद दे दिए जाएँ। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो 2020 में बात की थी कि जनवरी तक इस्तीफ़े शायद हासिल हम कर पाएँ, उसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी एक ज़्यादा वेग तरह से इस्तीफ़ों की भी बात की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इसी इशू पर ज़रूर इजलास तो किया, लेकिन उसके बाद फ़ैसला क्या हुआ, उन्होंने कहा कि हम तमाम ऑप्शंस को सामने रखेंगे और अभी इस चीज़ को ज़्यादा वाज़े नहीं करना चाहते। अब इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं किसी तारुफ की मोहताज नहीं सहाफ़ी सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर साहब शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त हमें देने का। आपका सर बहुत एक दिलचस्प और कॉम्प्रहेंसिव मजमून आया है द न्यूज़ में, जिसमें आपने तमाम इस तरह की कार्रवाइयों की तारीख़ का भी हवाला दिया है। और जो मुझे नुक्ता सबसे इंटरेस्टिंग लगा था मज़हर साहब, आपने कहा कि जब इस तरह के आप ड्रास्टिक किस्म के इक़दाम लेते हैं तो अक्सर कामयाब नहीं हो पाते। शायद 70 की दहाई में PNA की मूवमेंट ने एक एजिटेशन के साथ साथ फिर इस तरह की कार्रवाई की थी, लेकिन उसके बाद और ना उससे पहले उस तरह की कोई कामयाबी हुई। 2014 में भी धरने के वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब अपने MPAs को नहीं परसुएड कर पाए कि वो इस्तीफ़े दें। किस तरह देखते हैं सर PDM के हवाले से? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए PDM का जो प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो उनके बुनियादी नैरेटिव का फ्लॉ है। और वो क्योंकि उन्होंने जो अपनी बुनियाद बनाई वो 2018 के इलेक्शन को बनाई। अब 2018 के इलेक्शन के ख़िलाफ़ तहरीक अगर आप 2020 में चलाएंगे तो वो कामयाब इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो बुनियादी नैरेटिव में ही तज़ाद नज़र आता है कि अगर 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई थी, 2018 के इलेक्शन गलत थे, तो फिर आपने 2 साल उस पार्लियामेंट में क्यों गुजारे? तो वो जो फ्लॉ है उससे नहीं निकल पाई PDM। दूसरी बात यह कि PDM से पहले जो अपोजिशन के तजुर्बात थे वो मुसलसल नाकाम रहे। मौलाना फजलुर रहमान ने पहले दिन से कहा था कि जी मैं इस पार्लियामेंट को नहीं मानता, लेकिन जब दीगर अपोजिशन जमातों ने जो है वो पार्लियामेंट में जाके ओथ ले लिया तो फिर मौलाना फजलुर रहमान के भाई और उनके जो अरकान थे सूबाई असम्बलियों में भी, उन्होंने भी फिर ओथ ले लिया। लेकिन उसके बावजूद मौलाना फजलुर रहमान जो है वो अपने तय एजिटेशन करते रहे किसी न किसी हद तक, वो प्रोटेस्ट मीटिंग की सूरत में, डेमोन्स्ट्रेशन की सूरत में। लेकिन जो बाकी मानदा अपोजिशन थी उसमें PMLN और पीपल्स पार्टी में एक माजी के वजह से एक ट्रस्ट डेफिसिट मौजूद था। लेकिन जो सबसे बड़ा झटका अपोजिशन को लगा और जिसकी जिम्मेदार खुद अपोजिशन जमाते हैं, वो लगा सेनेट के चेयरमैन के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक। यानी जहां आपकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो और वहां अगर आप चेयरमैन सेनेट को वोट आउट ना कर सकें तो इससे बड़ा जो अपोजिशन के लिए सेटबैक नहीं हो सकता। अच्छा, ये जो सेटबैक्स थे इनका बाय डिफ़ॉल्ट फ़ायदा तहरीक इंसाफ को पहुंचता रहा, इमरान खान को पहुंचता रहा और उनकी टोन में एग्रेशन आता रहा, वो ज़्यादा एग्रेसिव होते गए। और ये जो NRO की वो मुसलसल, ये इन्होंने एक सिंबॉलिक बात करते हैं मुसलसल। ज़ाहिर है अब जब आप ये कहते हैं कि मैं NRO नहीं दूंगा तो इसका मतलब ये है कि आप कानून से बाला बात कह रहे हैं, यानी आप NRO दे सकते हैं और आप नहीं देंगे। तो वरना तो इमरान खान को उसूली तौर पे तो ये कहना चाहिए कि अब मैंने एक ऐसा कानून बनाया कि जिसके तहत मैं देना भी चाहूँ तो मैं नहीं दे सकता। लेकिन जब एक वज़ीर आज़म ये कहता है कि मैं NRO नहीं दूंगा तो इसके माने ये है कि उस वज़ीर आज़म के पास ये इख्तियारात हैं क्या कि वो किसी भी तरीके से जो है केसेस ख़त्म कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट की अपनी, लेकिन उन्होंने एक सिंबॉलिक उसको बनाया हुआ और उसमें वो कामयाब हैं कि वो अपने वोटर को, अपने सपोर्टर को ये बावर कराना चाहते हैं कि ये लोग अपने केसेस मुझसे ख़त्म करवाना चाहते हैं, मैं ख़त्म नहीं करना। दूसरा जो फ्लॉ PDM में रहा वो स्ट्रेटजी का रहा। उन्होंने ये जज ही नहीं किया कि तहरीक किस तरह चलानी है। अब महज जलसे करने से तहरीकें नहीं चलती, क्योंकि जलसे कर लिए तो उस शहर में कुछ घंटों के लिए चीज़ें ब्लॉक हो जाएंगी।
लेकिन उससे आगे तो कुछ नहीं होगा। इनके शुरू में इन्होंने कहा कि हम हड़तालें भी करेंगे। शुरू में उन्होंने जलसे की बात की, फिर जुलूस की बात की, फिर इन्होंने ये बात की कि हम रेजिग्नेशन दे देंगे और रेजिग्नेशन दे के सड़कों पे होंगे। तो जलसों की हद तक तो ठीक है कि जलसे कर रहे हैं, बड़े हैं छोटे हैं, ये बहस एक होती रहेगी, इसमें कोई, लेकिन उस जलसों की वजह से अपोजिशन, खासतौर पे पंजाब में मुस्लिम लीग नून को मोबिलाइजेशन के लेवल पे बहुत फ़ायदा हुआ। इसमें याद रखें कि ये जो तहरीक भले नाकाम हो जाए या कामयाब ना हो, लेकिन PMLN का जो अपोजिशन का जो उनका अपना मोबिलाइजेशन है वर्कर्स के लेवल पे, और इसका फ़ायदा उनको पहुंच सकता है लोकल बॉडीज इलेक्शन में, क्योंकि उनका वर्कर चार्ज्ड है, उनका वर्कर सड़कों पे है, उनका वर्कर एक्टिव है। लिहाजा ये तहरीक इंसाफ के लिए इजी नहीं होगा कि अगर वो जिस तरह वज़ीर आज़म कहते रहें कि मैं इस साल अप्रैल या मई में लोकल बॉडीज इलेक्शन करा दूंगा, तो वो आसान नहीं होगा। उसके लिए इमरान खान को पंजाब में कोई बहुत बड़ी सियासी तब्दीली लानी पड़ेगी, उसके बगैर वो पंजाब के लोकल बॉडीज इलेक्शन नहीं जीत सकते। ये अपनी जगह है, लेकिन जी जी जी, लेकिन मदर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, आपने इब्तिदाई में फरमाया कि शायद PDM में शामिल जमातें तहरीक शुरू करने में काफ़ी उन्होंने ताख़ीर कर दी, लेकिन अगर इसका कंपैरिजन हम इमरान खान साहब की 2013-14 की तहरीक से करें तो गोया इमरान खान साहब ने तो बड़े अव्वल वक्त में ही एक तहरीक का आगाज़ कर दिया था, और वो तो अपने आखिरी कार्ड भी खेल गए थे, गोया कि उन्होंने इस्तीफ़े भी दे दिए थे पार्लिमान से, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि उनकी तहरीक कामयाब नहीं हो पाई, गोया कि उसके अंदर कोई ताख़ीर का एलिमेंट नहीं था। तो आपको क्या लगता है कि बुनियादी तौर पे जो PDM एक बयानिया लेके चल रही है, उस बयानिए की ओनरशिप शायद मौलाना फजल रहमान साहब और कहीं ना कहीं नून लीग तो ले रही है, लेकिन इस सारे प्रोसेस को इनिशिएट करने वाली पीपल्स पार्टी है, आपको लगता नहीं कि कहीं डिस्टेंस है, और यही वजह है कि ये तहरीक के अंदर वो जोर हमें नज़र नहीं आ रहा कि जो बुनियादी तौर पे आना चाहिए था, हमें वो नज़र नहीं आ रहा? तो आपको ये एक वजूहत नहीं लगती? और फिर आप क्या देखते हैं बुनियादी तौर पे, अगर पीपल्स पार्टी अपनी राह जुदा भी कर ले बड़े नुकसान से बचने के लिए, तो आपको लगता है कि नून लीग और मौलाना साहब बहरहाल जिस मोड में चल रहे हैं, सुसाइडल मोड में, वो आएंगे, वो धरना देंगे, इस्लामाबाद में बैठेंगे और हुकूमत के लिए मुश्किल सूरत हाल पैदा करेंगे? देखिए, मौलाना फजल रहमान जब पिछले साल इस्लामाबाद गए थे और उन्होंने धरना दिया था, तो उनके साथ रिटन या अनरिटन एक मुआहिदा किया गया था। तो धरना हुकूमत के लिए एक थ्रेट तो बन सकता है, यानी अगर एक जमात जाके भी इतना मुनज़्ज़म धरना कर सकती है कि उसके लिए बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट को उससे मुज़ाकरात करने पड़े, और उस मुज़ाकरात हुए तो चौधरी परवेज़ इलाही मौजूद थे, वो उसके गवाह हैं, उधर कुछ यकीन दहानियाँ दिलवाई गई थी। और मौलाना फजल रहमान का जो इस वक्त आपको गुस्सा नज़र आता है, वो बुनियादी तौर पे इमरान खान से ज़्यादा पिंडी वालों के लिए है कि आपने, और वो ज़ाहिर चौधरी को अक्सर वो ये बात कहते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही या चौधरी शुजात बताएं कि उनकी मौजूदगी में क्या यकीन दहानियाँ कराई थी। तो अब किन लोगों ने वो यकीन दहानियाँ कराई थी और क्या यकीन दहानियाँ कराई थी, ये बात अभी तक खुलकर सामने नहीं आई है। लेकिन अगर आप 50,000 या लाख लोग लेके इस्लामाबाद पहुंच जाएं, तो वो ये आसान नहीं होता। आपको कहीं ना कहीं उनसे किसी ना किसी लेवल पर सेटलमेंट करना होता है, इसलिए कि जो वफाकी दारुल हुकूमत है वो इस हद तक आप नहीं बंद कर सकते। जो आपने इमरान खान की बात की, देखिए, एक तो ये कि 2000 इसलिए उसमें ज़्यादा मोबिलाइजेशन थी, उसकी वजह यह कि 2013 के इलेक्शन के फ़ौरन बाद ही उन्होंने एजिटेशन शुरू कर दी थी, यानी उन्होंने रैलीज शुरू कर दी थी। वो 4 हलकों से शुरू हुए थे। उसमें जान कब पड़ी? जब मॉडल टाउन हुआ, और मॉडल टाउन का वाक़या जो है वो PMLN की गवर्नमेंट का बहुत बड़ा ब्लंडर था। और अगर उस वक्त शहबाज शरीफ साहब को सैक कर दिया जाता, या शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह उसको सैक करते, तो वो फिर सिचुएशन डिफ्यूज़ होती। वहाँ PMLN ने दोनों, एक तो मॉडल टाउन में जिस तरीके से अननेसेसरी इस तरह लोगों पे गोली चलाई गई, उसका कोई जवाब नहीं बनता था। दूसरा ये कि जब वो पहुंच गए इमरान खान, उस वक्त भी चौधरी निसार अली खान इस चीज़ के हक़ में नहीं थे कि रेड जोन तक आने दिया जाए, लेकिन नवाज शरीफ ने कहा कि आप इनको करने दें प्रोटेस्ट, वो खड़े रहेंगे कितने दिन, उनको ख्याल था कि जल्दी चले जाएंगे।
लेकिन वो जो तहरीक नहीं अपनी मकासद कामयाब कर सकी, उसका एक बड़ा बुनियादी नुक्ता ये था कि उस वक्त की जो अपोजिशन थी वो नवाज शरीफ साहब के इख्तलाफात के बावजूद वो पार्लियामेंट के साथ जाके खड़ी हो गई और उन्होंने कहा जी हम इस पार्लियामेंट को, हम नवाज शरीफ को सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन हम इस तरीके से इस गवर्नमेंट को नहीं जाने देंगे। आज जब पीटीआई की ये बात करते हैं और बहुत से ऑब्जर्वर्स ये बात करते हैं कि ये पीडीएम का बुनियादी कॉन्ट्रडिक्शन है कि जिस मकासद के लिए आपने पार्लियामेंट को मजबूत किया था, आज जब आप धरना दे रहे हैं और इमरान खान की हुकूमत के खात्मे की बात करते हैं, तो आप 2014 की अपनी पोजीशन से इनहराफ कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि पीएम जो है पीटीआई की गवर्नमेंट ख़त्म हो जाए। तो मेरा ख्याल है इसलिए वो कन्फ्यूजन मौजूद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर पीडीएम 1,00,000-1.5 लाख लोगों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच जाती है तो इमरान खान साहब के लिए कोई आसान सिचुएशन नहीं होगी। उसके नताइज क्या होंगे, ये बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं। मजहर साहब, क्योंकि हमारा जरा वक्त कम हो रहा है, वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद मजहर साहब गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। बात हो रही है हिज़्ब इख्तिलाफ की इत्तेहाद पीडीएम के मुस्तकबिल के मुतालिक। हमारे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर कॉलम नगार मज़हर अब्बास साहब। मज़हर साहब, ये बताइएगा सर, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक फैक्टर है, याद रहे जब मियां नवाज शरीफ साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ DGI-SI के नाम लिए थे तो चेयरपर्सन पीपल्स पार्टी ने कहा था कि जी हमें तो शौक महसूस हुआ था और अगर आप इस तरह के नाम ले रहे हैं तो फिर ठोस शवाहिद के साथ लेने चाहिए। और अब आपने देखा सर कि जो PMLN कोशिश कर रही है फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से कि उसको स्पीड अप किया जाए और इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज हो, वहाँ पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन शिरकत नहीं करेंगे। और साथ में ये भी पीपल्स पार्टी के बयानिया का एक हिस्सा है कि हम किसी गैर जमहूरी या गैर आइनी कदम की हमायत नहीं करेंगे। तो मज़हर साहब, क्या ये एक दरार ज़्यादा वाज़े हो रही है या जिस तरह मरीम नवाज साहिबा का कहना है कि PMLN और पीपल्स पार्टी के बीच कोई डे लाइट नहीं है, कोई इसको तफरीक ना करना चाहे और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ अपने आप को खुश करना चाहती है इन डिफरेंसेस को सामने रखते हुए, किस तरह देखते हैं सर? देखिए, पीपल्स पार्टी के 3 फैक्टर मैं आपको वाजे कर दूं। ये पीपल्स पार्टी का जो पुराना DNA है, जिसमें एजिटेशन था, जिसमें एंटी एस्टेब्लिशमेंट उनका जो वर्कर था वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट था, उस DNA को आसिफ अली जरदारी साहब ने खासी हद तक तब्दील कर दिया है। मज़ाहमती पीपल्स पार्टी मफाहमती पीपल्स पार्टी में तब्दील हो चुकी है और वो मज़ाहमती जो एक मज़ाहमती कारकुन अगर आप जो अक्सर मिलते रहते हैं तो उन्हें नज़र आता है और ये बहुत वाज़े तौर पे कि जरदारी साहब का सियासत का अंदाज़ बड़ा मुख्तलिफ रहा है और वो आज भी मुख्तलिफ है। उसमें वो मफाहमत करते हैं, उसमें उनके हो सकता है कि उनके अपने मकासद भी हों, ये सारी चीज़ें हों। यहाँ जो जिस वजह से पीपल्स पार्टी पीछे हटी है, उनके पेश नज़र 2 चीज़ें हैं। एक ये कि, और ये बात उन्होंने PMLN से भी कही और ये बात उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से भी कही कि क्या अगर हम सिंध हुकूमत का ख़ात्मा कर देते हैं, सिंध असम्बली डिज़ोल्व करवा देते हैं या हम इस्तीफ़ा दे देते हैं, तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि गवर्नमेंट चली जाएगी? तो वो गारंटी ना PMLN दे सकती है, ना JUI दे सकती है। और उनकी जो रिजर्वेशन वो ये है कि चूँकि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त और आज की हद तक भी हुकूमत के साथ जो है वो बिल्कुल खड़ी हुई नज़र आती है और वो बहुत वाज़े तौर पे अगर आप DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखें तो उसमें वो वाज़े इशारे मिलते हैं। तो ऐसी सूरत में जरदारी साहब को नहीं लगता कि हम एहतजाज से, वो ये तो समझते हैं कि हुकूमत कमज़ोर हो सकती है, इमरान खान नर्वस हो सकते हैं, लेकिन उन्हें ये नज़र नहीं आता कि किसी भी तरीके से हुकूमत का ख़ात्मा होगा। लिहाजा वो सेनेट के इलेक्शन में जाना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी हो वर्स्ट सिचुएशन में भी सेनेट नहीं ख़त्म होती। लिहाजा उन्होंने PMLN को भी कन्विंस किया कि आप जिस हद तक हम अपने सेनेट में ले जा सकते हैं वो हमें फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। दूसरे ये कि हम एहतजाज करते रहें, हम धरना भी करें, रैली भी करें, प्रेशर भी करें, लेकिन इलेक्टोरल प्रोसेस से हम बाहर ना हों, इसलिए वो रेजिग्नेशन के भी ख़िलाफ़ हैं और इसीलिए वो इस चीज़ के भी ख़िलाफ़ हैं सिंध को अनटिल अनलेस उनको ये यकीन ना हो जाए कि हुकूमत का ख़ात्मा इनएविटेबल है।
जो कि नहीं नज़र आ रहा। हुकूमत मुझे नहीं नज़र आती। इमरान खान बिल्कुल अपनी जगह खड़े हैं, लेकिन इमरान खान के ऊपर प्रेशर क्या आ रहा है? इमरान खान के ऊपर प्रेशर पंजाब में बढ़ रहा है, इसलिए पंजाब में उन्हें बड़े सियासी फैसले करने पड़ेंगे। इमरान खान से MQM पाकिस्तान खुश नहीं है, क्योंकि उनकी बहुत सी बुनियादी चीज़ें नहीं सॉर्ट आउट हो रही। तो ये जब प्रेशर बनता है, तो इसका अभी तो फ़ायदा बाय डिफ़ॉल्ट उनके इत्तेहादी उठा रहे हैं। यानी इमरान खान को अब MQM पाकिस्तान को भी सेनेट में अकोमोडेट करना पड़ेगा, PMLQ को भी अकोमोडेट करना पड़ेगा, जो बलूचिस्तान में उनके इत्तेहादी हैं उनको भी अकोमोडेट करना पड़ेगा। और तो ये चीज़ें फ़ायदा होती हैं। तो इमरान खान कोई बहुत ताकतवर वज़ीर आज़म बन के नहीं उभरेंगे, लेकिन इमरान खान अगर कोई समझता है कि इस तरह इमरान खान चले जाए। मज़हर साहब, इनफैक्ट आप ही की बात को मैं आगे लेके चलूँगा। बुनियादी तौर पर जिस तरह आप भी फरमा रहे हैं कि इमरान खान साहब तो उनकी टोन में कोई तब्दीली देखने को नहीं मिल रही सर, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि एक बड़ी लेज़र थिन मेजॉरिटी के साथ एक प्राइम मिनिस्टर बैठा है, इत्तेहादी भी कहीं ना कहीं उनसे नाराज़ नजर आते हैं, तो ये जो बला का हौसला है ये उनको कहाँ से मिल रहा है? और अगर आगे चल के जो पॉलिटिकल क्राइसिस हैं और ज़्यादा डीप हो जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि मैनेजमेंट फिर कहाँ से होगी? और इससे जुड़ा एक और सवाल ये कि बुनियादी तौर पे जो PDM बयानियाँ लेके चल रही, आपको भी मालूम है कि इसका हदफ इमरान खान साहब नहीं है बल्कि रावलपिंडी है, तो आपको लगता है कि अगर इसका हदफ रावलपिंडी है तो फिर ये बयानिया कामयाब हो पाएगा? देखिए, उसमें ये कामयाब हो रहा हो, लेकिन अगर पिंडी को जिस तरह वो हदफ बनाते हैं, तो पिंडी के अंदर एक बहस तो हो रही है, एक बात तो हो रही है कि हम खामाखाई पॉलिटिक्स में क्यों, या बाय डिफ़ॉल्ट पॉलिटिक्स में हमें क्यों इंगेज किया जा रहा है। और वो इंगेज इसलिए किया जा रहा है कि बहुत से लोग ये समझते हैं, और किसी हद तक वो गलत हैं भी नहीं, कि जी 2018 के इलेक्शन में अगर आप वो रोल नहीं प्ले करते तो शायद PTI की गवर्नमेंट नहीं बन पाती। इलेक्शन की बात नहीं मैं नहीं कर रहा, गवर्नमेंट बनाने की बात कह रहा हूँ। इलेक्शन की धांधली एक चीज़ है और मेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट में सपोर्ट प्रोवाइड करना दूसरी चीज़ है। तो ये यहाँ हमारे यहाँ पाकिस्तान में इलेक्शंस रिग कम होते हैं, मैनेज ज़्यादा होते हैं। तो इलेक्शंस को मैनेज किया जाता है, गवर्नमेंट्स को बनवाया जाता है, गवर्नमेंट्स को ख़त्म किया जाता है। तो जब वो प्रेशर पहली मर्तबा ये शिफ्ट नज़र आता है कि जब वो पिंडी का नाम लेते हैं, जब वो इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेते हैं, अगर मियाँ नवाज शरीफ को जनरल्स का नाम लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अपोजिशन को नुकसान हो रहा है। अपोजिशन को हो सकता है कि एक किसी हद तक नुकसान हो रहा हो, लेकिन साथ में वो ये पिंच कर रहे हैं कि देखिए आपकी वजह से ये सारी सिचुएशन ख़राब हो रही है, आप न्यूट्रल होंगे तो सिचुएशन हमें हैंडल करने दें। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमारी आपस में इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये हमारा राइट है कि हम अगर किसी गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनली हटाना चाहें, तो अगर हम PMLQ को अपने साथ मिलाना चाहते हैं तो आप रोक देते हैं। हम अगर MQM पाकिस्तान को मिलाना चाहते हैं तो आप MQM पाकिस्तान पर प्रेशर ले आते हैं। तो जो इस वक्त बुनियादी बहस है वो ये कि जी हमें इमरान खान से पॉलिटिकली डील करने दें, हमें ये अलाउ करें। हम क्या करें इमरान खान को। बिल्कुल ठीक। मज़हर अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर शो में शामिल होने का, अपनी वक्त हमें देने का। इस पर वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी, रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। जब से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अपनी कुछ जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश की, चाहे कामयाब या नाकाम, बहुत ज़्यादा तनकीद हुई कि आज़ादी इज़हार राय पर हमला हुआ और आज़ादी सहाफ़त को भी बहुत ज़्यादा तंग किया गया और इम्पेडिमेंट्स बनाए गए। लेकिन अगर देखा जाए सरहद पार हिंदुस्तान में किस तरह की सूरत हाल है, तो वहाँ एक इंतहा पसंद हिंदुत्वा मंसूबे के आते साथ ही कुछ मीडिया चैनल्स पूरी तौर पर ना सिर्फ रियासत के एजेंडा को आगे बढ़ाते गए, लेकिन उनके अपने इनफरादी ताल्लुकात नरेंद्र मोदी की हुकूमत के और नरेंद्र मोदी की हुकूमत के सीनियर अफसरान के साथ भी बहुत ज़्यादा वाज़े होना शुरू हो गए। इनके फ्रंट एंड सेंटर एक बहुत ज़्यादा जंगी माहौल पैदा करने वाले फार राइट्स अर्नाब गोस्वामी साहब हैं।
अगर कोई भी अरनाब साहब के प्रोग्राम पे जाए, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे चलें कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, तो ये चीज़ भी नुमाया हो जाती है कि उनको कितना बोलने का वक्त दिया जाता है और कितनी ज़्यादा एक मुनसफ़ाना और मुतवाज़न किस्म का मुबाहिसा होने को या देखने को मिलता है। अरनाब गोस्वामी पर भरपूर तनकीद की जाती है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ बीजेपी हुकूमत और उसकी शिद्दत पसंद और इंतहा पसंद पॉलिसीज़ के एक माउथ पीस हैं। लेकिन अब जो हिंदुस्तान में एक स्कैंडल देखने को मिला है टीआरपी से जुड़ा हुआ कि रेटिंग्स को मैनिपुलेट करने के लिए कुछ सीनियर मीडिया के जो एग्जीक्यूटिव्स थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है इसी इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में। और मुंबई पुलिस ने जो शवाहिद अपने सबमिट किए हैं उनमें अरनाब गोस्वामी की व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशंस हैं जो उन्हीं मीडिया एग्जीक्यूटिव से गुफ्तगू करते हुए ये चीज़ नुमाया कर देती हैं, वाज़े कर देती हैं कि अरनाब गोस्वामी को पूरी नॉलेज थी कि जो पूरा इंसिडेंट हुआ था 28 फरवरी का, जिसमें हिंदुस्तान ने बालाकोट में पाकिस्तान के 2-4 दरख्त शहीद किए थे, पूरी नॉलेज थी अरनाब को, पूरी नॉलेज थी क्योंकि उनकी अपनी रसाई थी बीजेपी की गवर्नमेंट को और उसके सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के साथ। शराजी साहब 2-3 चीज़ें सर, अगर वो आप देखेंगे और वो शायद बीच में चला रहे होंगे तो उसमें गोस्वामी साहब का कहना है कि इंडिया विल बी इलेटेड, मैं बल्कि एग्जैक्ट वो वर्बेटम भी निकाल लेता हूँ ताकि उसमें कोई ऊंच नीच ना हो जाए। लेकिन ना सिर्फ जो दूसरे साहब थे वो कह रहे थे कि जी मुझे आप किसी तरह से मीडिया एडवाइज़र लगा दें, अरनाब गोस्वामी का अपना जो कहना था वो ये था कि पाकिस्तान समथिंग मेजर विल बी डन दिस टाइम। आगे से जो दूसरे शख्स थे उन्होंने कहा इट्स गुड फॉर बिग मैन दिस सीजन, यानी नरेंद्र मोदी के लिए इस तरह की जंगी कार्रवाई मुस्बत साबित होगी। और ये पाकिस्तान का बहुत देर से कहना है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ जंग चाहते हैं ताकि उनकी अपनी डोमेस्टिक कंस्टिट्यूंसी में 4 चांद लग जाएं। तो फिर अरनाब का कहना था कि ये एक आर्म स्ट्राइक से ज़्यादा बड़ी होगी और इस बार एक बहुत कुछ मेजर देखने को मिलेगा कश्मीर में भी। ऑन पाकिस्तान द गवर्नमेंट इज कॉन्फिडेंट ऑफ स्ट्राइकिंग इन अ वे दैट पीपल विल बी इलेटेड, एग्जैक्ट वर्ड्स यूज्ड। ये उनका अपना कहना है कि जी एग्जैक्ट वर्ड्स उन नुमाइंदों ने शायद मुझे दिए हैं। किस तरह देखते हैं शराजी साहब, ये एक बहुत ही एक सिनिकल और मनफी किस्म की एक्सप्लॉयटेशन नहीं है आपके अपने ताल्लुकात के साथ? बस असद, वो इससे पहले हमने कुछ हफ्ते पहले हमने EU डिसइंफो लैब की वो कहानी दुनिया को बताई थी जिसमें 15 बरस तक एक बाकायदा प्रोपागेंडा एंटी पाकिस्तान चलता रहा और उसके लिए कितना बड़ा एक सेटअप हिंदुस्तान ने लगाया हुआ था वो भी आपके सामने। NGO से लेके जिनको एग्रेडेशन UN से मिली हुई थी माशाल्लाह से, और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक कैंपेन कर रही थी। और अब मीडिया के अंदर बदनसीबी हमारे यहाँ भी कुछ काली भेड़े हैं, लेकिन मैं हिंदुस्तान की ज़बान में कहूँगा कि वहाँ पे भी कुछ घुसपैठिए बैठे हैं जो बुनियादी तौर पे स्टेट के लिए माउथ पीस का काम करते हैं। और ये जो अर्नब गोस्वामी साहब हैं उनका तो माशाल्लाह वो इस मामले में वो कहते हैं ना कि जद तुला रखते हैं, गोया कि उनका कुछ सानी नहीं है। लेकिन वो जो अपने चैनल की रेटिंग बढ़ाने के चक्कर में जो वो कर रहे थे वहाँ पे फ्रॉड, उस फ्रॉड के नतीजे में गिरफ्तार हुए और फिर उनकी जो व्हाट्सएप कन्वर्सेशन है बाहर भी हुकाम के साथ वो सामने आई, तो उससे अब ये बात स्टैब्लिश हो गई कि जो पुलवामा का ड्रामा रचाया गया जिसके नतीजे में वहां पे 40 भारतीय फौजी मारे गए, अब वो बात साबित हो गई है कि ये भी गोया के हिंदुत्व के इस सारे ड्रामे को लेकर चलने वाले मोदी सरकार की कहानी, उन्होंने खुद ये सारा उन्होंने मंसूबा बनाया और बुनियादी तौर पे दूसरी टर्म के लिए इलेक्शन जीतने के लिए अवाम की हमदर्दियाँ हासिल करना और अपने आप को एंटी पाकिस्तान एक तरह से साबित करके तो लोगों के और अपने वोट बैंक में इजाफा करने के लिए ये सब कुछ किया गया कि एक शख्स को उस वाक़ये से पहले इल्म था कि मकबूजा कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। बिल्कुल। और उसको ये भी इल्म था कि जो बड़ा होने वाला है ये बुनियादी तौर पे बिग मैन को कितना बड़ा एक फेवर देगा, गोया कि मोदी सरकार के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होगा। तो मैं समझता हूँ कि अब इंडिया बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हो रहा है और इसमें कोई शक नहीं है कि हम तो बड़े अरसे से कह रहे थे कि वहाँ का जो मीडिया है उसकी आंखों पे एक लगता है कि पट्टी बांध दी गई है और उनके कानों में जो डाला जाता है गोया कि अपने मुंह से वही उगलना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल भी हकायक से बरक्स चीज़ें बयान करते हैं।
और यही वजह है कि जब पाकिस्तान के बारे में गुफ्तगू की जाती है तो सुन के आप हैरान होते हैं कि पाकिस्तान में तो हरगिज़ ऐसा कुछ नहीं हो रहा जिस तरह के मामला हिंदुस्तान के मीडिया के अंदर पोर्ट्रे किया जा रहा है। लेकिन अब ये देखें कि बुनियादी तौर पे खुद अपने लोगों को मार के इस तरह के ड्रामे रचा के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक केस बिल्ड करने की कोशिश की गई। लेकिन आज जो सामने हमारे सामने अर्नब गोस्वामी की चीज़ें आई हैं उससे तो ज़ाहिर होता है कि अब खुद जो भारत के अंदर लोग बैठे हैं जो मोदी सरकार की शायद हिमायत कर रहे थे, समझ रहे थे कि उनके लिए कोई बहुत बड़ा निजात दहिंदा है। अब उनको भी सोचना चाहिए कि ये हुकूमत न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा अजाब बन के आई है बल्कि पूरे खत्ते के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा कर रही है। तो इन चीज़ों को जाहिर सी बात हिंदुस्तान के अंदर बैठे लोग भी देखें। बिल्कुल ठीक जनाब। और शायद वक्फा लेने से पहले ये भी ज़रूर कहना होगा कि ज़िम्मेदार सहाफ़त से लोगों की जानें जा सकती हैं। इन्हीं अर्नब गोस्वामी पर क्रिमिनल केसेस हुए हुए लोगों को उकसाने पे, नफ़रतें पैदा करने से, शिद्दत को इनकरेज करने के, और जब इस तरह के व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशंस भी सामने आ जाती हैं जहां आप जंगी कार्रवाइयों को पूरी तौर पर इंडोर्स कर रहे हैं कि उसके कोई इंतखाबी फ़वायद होंगे आपके इंतहाई शिद्दत पसंद, नस्ल परस्त, कौम परस्त वज़ीर आज़म के लिए, तो ये बस दिखाता है सर कि सहाफ़त का जो मेयार है वो किस हद तक गिर सकता है। पाकिस्तान को ये चीज़ कॉम्बैट करनी होगी कि यहाँ आप आज़ादी इज़हार राय को इनकरेज करें, मीडिया को इनकरेज करें, उसको मज़ीद तंग ना करें। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का कहना है कि कौम का जो लूटा हुआ पैसा है उसको हर हाल हम पाकिस्तान वापस लाएंगे। अब ये बात या ये जो चाहत है इसके पीछे भी एक तवील तारीख़ है। 70 की दहाई में चले जाएं तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कहा था कि सरमायाकारों ने हमें तबाह कर दिया है और जो बाहर असासे हैं वो हम वापस लाएंगे। वो दिन है, आज का दिन है। लेकिन उस सिलसिले में हुकूमत वक्त नाकाम तो बेतहाशा हुई, लेकिन उसके साथ साथ कुछ स्कैंडल भी सामने आए जो बहुत संजीदा नौइयत के थे। इनमें ब्रॉडशीट का जो इशू है वो सबसे ज़्यादा वाज़ेह है। परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में जो नई बनी हुई नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो थी, उन्होंने ब्रॉडशीट एक बरतानवी कंपनी को इंगेज किया था कि आप हमारा तावन करें, हमारा साथ दें कि जो बाहर असासे हैं जो गलत तौर पर बनाए गए थे वो पाकिस्तान के शहरियों को बहाल कर दिए जाएँ, वापस लाए जाएँ। लेकिन उस सिलसिले में ना सिर्फ तो पेमेंट डिस्प्यूट हो गया, लेकिन जब हुकूमत वक्त ने कोशिश की कि ब्रॉडशीट के अफसरान के साथ वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें, तो जिन अशखास के साथ सेटल किया था उन्हीं के साथ ब्रॉडशीट ने ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया था, और जो उसमें मरकज़ी शख्स थे उन्होंने भी फिर ख़ुदकुशी कर ली थी। अब ये सिलसिला इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा ट्विस्टेड होता जाता है, पेचीदा होता जाता है। आखिर में जब इंग्लिस्तान के अदालती फ़ैसले के नतीजे में पाकिस्तान को कंपेल कर दिया गया कि आप ब्रॉडशीट कंपनी को 20 मिलियन से ज़ायद रकम वापस करेंगे, तो फिर हुकूमत उस पर भी मजबूर हो गई। जनाब शराजी साहब, आपका तवील सहाफ़ती तजर्बा है सर, आपने देखा होगा जो इरानियन डिसेंट के हैं कावे मुसावी साहब, इरानियन ब्रिटिश शख्स हैं जो कि ब्रॉडशीट के मालिक हैं। आपने उनके इंटरव्यूज़ देख लिए होंगे जिसमें वो मगरमच्छ के आंसू रोते हुए कहते हैं कि अगर रियासत पाकिस्तान में फिर से इंगेज कर ले तो शायद ये जो सारा 28 मिलियन का फिगर है ये हम पाकिस्तान के शहरियों को वापस कर देंगे। सर, जब ये सारा मेमो गेट का इशू हो रहा था तो आपको याद होगा एक मंसूर एजाज साहब थे, एक बाहर अमेरिका में बैठे होते थे, उनके मेमोज भी ख़बरों की जीनत बने रहते थे। इंतहाई स्केची आदमी, कुछ नहीं पता बैकग्राउंड का, मुस्तकबिल का। और आपने देखा मुसावी साहब को भी हमने इतना अब फ्रंट एंड सेंटर रखा हुआ है, किसी बात पे ना तो एतमाद कर सकते हैं। इसमें नून लीग डैमेज हुई है बेतहाशा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने मुशीर डैमेज हुए हैं, और रियासत पाकिस्तान पे ये एक और धब्बा है। माय क्वेश्चन है शराजी साहब, ये हम बार बार करते क्यों हैं? मेरा ख्याल है बुनियादी तौर पे ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग और अपने अपोजिशन को डिफेम करने के लिए, अपोनेंट्स को डिफेम करने के लिए तो मुझे लगता है कि एफर्ट ज़रूर होती है। अगर ऐसा ना हो तो मेरा ख्याल में फिर हुकूमती टीम हो या फिर जिनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं वो बजाय कैमरों के सामने बैठ के अपना डिफेंस पेश करें या हुकूमत क्लेम अपने दिखाए कि जी हम ये करने जा रहे हैं, ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, रादर फिर
हुकूमत को चाहिए कि इस तरह की कंपनीज़ को या एजेंसीज़ को इंगेज करें, और अगर उनके पास कोई अच्छी मालूमात हैं तो उनको लेके आएँ और उनको एविडेंस की शक्ल में अदालतों में पेश करें और फिर कन्विक्ट करवाएं लोगों को। और जिन्होंने अपना डिफेंस दे रहे कैमरों के सामने बैठ के और इतने बेगुनाह लोग हैं, उन्होंने उतने बेकसूर हैं, उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, तो बेहतर ये है कि जो इल्ज़ामात उन पर लग रहे हैं उनको जाके तो अदालतों में वो चैलेंज करें। तो मैं समझता हूँ कि सारी एक्सरसाइज बदकिस्मती के साथ इसी तरह चल रही है, जिसके अंदर वो चाह रहे हैं कि एक की कोशिश ये है कि दूसरे को करप्ट साबित किया जाए और दूसरे की कोशिश ये है कि अपने आप को बेगुनाह साबित किया करे। और आपने देखा है कि मुशर्रफ दौर में भी जो बना था वो एहतसाब का इदारा, उसके बारे में जो मौसूफ ये फरमा रहे हैं कि बुनियादी तौर पे शुरू में तो 200 अफराद की फहरिस्त दी गई थी और उसमें से बाद में 100 लोगों के बारे में कह दिया गया था कि इनके बारे में आपने मामलात को आगे लेके नहीं जाना। तो मैं समझता हूँ कि ख़ुद जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की जो नीयत थी वो भी यही थी कि उन्होंने पॉलिटिकल मैनेजमेंट करनी थी। वो लोग के जो उनके हाथ से नहीं चढ़ रहे थे या उनकी बात नहीं मान रहे थे या उनके लिए कोई ट्रबल क्रिएट कर रहे थे, कुछ लोगों को साइडलाइन करना था और कुछ लोगों को अपनी टीम का हिस्सा बनाना था। तो जब ये काम मुकम्मल हो गया तो बेशक पाकिस्तान को मिलियन ऑफ पाउंड्स की पेमेंट करनी पड़ी और दुनिया भर में हमारी जगह साइड भी उसी पे ना शराजी साहब, हमने इसी शो पे कई बार डिस्कशन की है, जब आप इस तरह के मुआहदे कर रहे हों फॉरेन कंपनीज के साथ तो थोड़ी सी इसको तवज्जो दें। क्या किसी ने इस बात पर तवज्जो दी थी कि ब्रॉडशीट के अपने क्या क्रेडेंशियल्स थे? क्या उनको ये इल्म नहीं था कि इनके साथ इतना बड़ा मुआहदा करने से पहले ये नए इनकॉर्पोरेट हुए थे सर, इस कंपनी का कोई माजी नहीं था और बेतहाशा इसी तरह के ये मुसावी जैसे शेडी लोग उसकी लीडरशिप का हिस्सा थे। क्या आपको पता नहीं था ये क्या करेंगे आपके साथ? और उसी तरह फिर आपको लिटिगेशन में फंसा के उन्होंने इस तरह का सेटलमेंट आपसे एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो जो हुकूमत थी परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर की हो या बाद में फिर जब पीपल्स पार्टी ने उसको लीगली इस सारे मामले को देखा, आपने एक बिल्कुल ही इनऑथेंटिक रूटलेस आदमी को आपने उसके साथ सेटलमेंट कर दी, ही कमिटेड सुसाइड। तो ये जो सारा सिलसिला है शराजी साहब, इतना इसमें ट्विस्ट हैं, इतना कॉन्वोल्यूटेड है और बिल्कुल ऐसे लगता है कि बात बार बार एहतसाब की हो रही है, लेकिन इस गफलत की कोई एहतसाब करेगा सर? इस नेग्लिजेंस की कोई, इस लापरवाही की कोई वो करेगा एहतसाब? असद, मैं इसको गफलत और लापरवाही नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतों को इस बात का यकीन था कि मुशर्रफ दौर में ये सारा प्रोसेस उनके खिलाफ इनिशिएट किया गया था। तो उन्होंने तो जो ब्रॉडशीट LLC के नाम से एक और कंपनी बनी थी, उनके साथ फौरी तौर पे पैसों की अदायगियों का एग्रीमेंट करके सारे मामले पे मट्टी डालने की कोशिश की है। उनका ख्याल था कि ये इस मामले पे जितनी जल्दी ये दफन हो जाए उतनी बेहतर है, कि उनको लगता था कि उनके खिलाफ है। लेकिन मैं तो हैरान इस हुकूमत पे हो रहा हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कल एक इंटरव्यू में फरमा रहे थे कि इसी कंपनी का एक नुमाइंदा उनसे आके मिला है, मजहर नामी शख्स, और उनके बारे में वो जानते नहीं है तक कि वो ब्रॉडशीट से ताल्लुक उनका है। तो खुदा का वास्ते जो आप बात भी कर रहे थे कि कम से कम पहले लोगों के क्रेडेंशियल्स तो चेक कर लें। कि उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे शराजी साहब को भी अपनी राय से कीजिए और इजाज़त दें अगले हफ्ते तक। खुदा हाफिज़।